हेलो, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत आप सभी का विज्ञान अध्ययन के इस प्लेटफॉर्म पर। देखिए, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना में लास्ट क्लास तक हम लोगों ने पढ़ा था। क्या पढ़ा था भाई? हमने पढ़ा था दे ब्रोगली का सिद्धांत यानी अवधारणा। उसने समझाया था हमें क्या कि किसी भी सूक्ष्मतम कण को अगर हम लोग v वेग से करेंगे, त्वरित करेंगे। किससे? v वेग से। तो उस कण का यदि m हो द्रव्यमान, क्या हो m, तो उसका जो होगा तरंग दैर्ध्य वो h बटे क्या होता है? e। ये मतलब संवेग, यानी कि लैम्डा इक्वल टू h अपॉन एम वी। h अपॉन एम वी आपने पढ़ लिया था। तरंग प्रकृति दर्शाता है, तरंग प्रकृति दर्शाता है कण। लेकिन ये कण सूक्ष्मतम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? केवल सूक्ष्म कणों के लिए ही मान्य होता है। चलो, आज हम लोग एक टॉपिक और पढ़ते हैं, छोटा सा। उसका नाम है हाइजेनबर्ग का। लिखो, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। अनिश्चितता का सिद्धांत, अनिश्चितता का सिद्धांत यानी हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है ना भाई? हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये हमारा हेडिंग होगा। बड़ा सा हेडिंग नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा हेडिंग है। देखो, एक बात सुनना ध्यान से। इस सिद्धांत ने क्या बताया? इस सिद्धांत ने दुनिया को क्या समझाया? दुनिया को समझाया क्या कि हमारे पास मान लो कोई परमाणु है, उसके अंदर कौन होगा? उसके अंदर कोष होगा। कोष में कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है कोष के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? द्रव्यमान एम ही होता है। और इसके पास क्या होता है? वेग होता है। क्या होता है? वेग होता है। तो किसी इलेक्ट्रॉन का एक ही समय बिल्कुल सही वेग और उसकी स्थिति को ज्ञात करना असंभव है। क्या है? असंभव है। लिखो, इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार क्या कहा मैंने? इस सिद्धांत के अनुसार किसी मत लिखो, परमाणु में घूम रहे इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति और वेग ज्ञात करना असंभव है। ज्ञात करना असंभव है। क्या है? असंभव है। ठीक है ना? आप उसे ज्ञात नहीं कर सकते, असंभव है। अब मान लो हमारे पास डेल्टा एक्स क्या है? स्थिति। क्या है? स्थिति। और डेल्टा पी क्या है? डेल्टा पी संवेग। क्या है? संवेग। भाई, संवेग मैंने क्यों लिया? वेग है और उसमें क्या है? द्रव्यमान है, तो संवेग होगा, ये पक्की बात है ना? नहीं होगा उसमें संवेग? संवेग होगा उसमें। तो आप ज्ञात नहीं कर सकते क्या? दोनों इसकी स्थिति। ठीक है ना? देखो, तो बताया गया कि डेल्टा एक्स गुना डेल्टा पी मोर देन इक्वल टू होगा किसके?
एच अपॉन 4 पाई। एच अपॉन क्या? 4 पाई। एच क्या है? प्लांक्स का स्थिरांक, और 4 पाई तो जानते कांस्टेंट होता है ना। अब देखो ध्यान से, डेल्टा एक्स इंटू, बताओ डेल्टा पी को हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा वी इंटू एम मोर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच अपॉन 4 पाई। तो एम तो भाई चेंज होगा नहीं, तो हम एम को इधर रख देंगे, डेल्टा एक्स एम मोर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, और इधर डेल्टा वी, डेल्टा वी, डेल्टा। इससे क्या पता चल रहा है कि डेल्टा वी क्या है? वेग, और डेल्टा एक्स क्या है? स्थिति। देखो दोनों क्या है? आपस में व्युत्क्रमानुपाती के रूप में संबंधित है ना। मतलब अगर डेल्टा वी कम होगा तो ये क्या होगा? बढ़ेगा। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा ना। ये आपस में व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये ऐसे क्या करते हैं? निर्भर करते हैं। मतलब आप बिल्कुल सही सही, बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट पोजीशन अगर आप निकालेंगे तो उसके वेग में कहीं ना कहीं क्या पाई जाएगी? त्रुटि पाई जाएगी। और अगर आप उसका वेग निकालेंगे सही सही तो उसकी स्थिति में त्रुटि पाई जाएगी। ठीक है ना। यानी एक ही समय पे दोनों चीज हम लोग बिल्कुल सही सही ज्ञात नहीं कर सकते। ये आपको ध्यान रखना है। ये कौन कहता है? हाइजेनबर्ग साहब कहते हैं। ठीक है ना। कॉपी करो तो जल्दी से। समझ आ गया इतना? देखो एक बात ना ये भी है, तो मैं यहां पर मैं एक बात समझाता हूं। अनिश्चितता का सिद्धांत का मतलब क्या है? बताओ, बोर ने क्या कहा था? बोर भाई साहब ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमता है? वृत्ताकार कक्ष में घूमता है, वृत्ताकार, और इसका वेग भी होता है। तो उसने सब कुछ निकाल दिया था ना। उसने उसने सब कुछ निकाल दिया था। तो ये जो हाइजेनबर्ग का सिद्धांत है, ये हमारे रियल लाइफ में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारे रियल लाइफ में जो हम देखते हैं वो सब कुछ बड़े कण है। क्या है? बड़े कण होते हैं, बड़े, और वे सब लोग क्या होते हैं? घूमते हैं। तो हम उसकी स्थिति पता कर लेते हैं। जबकि जो इसका जो सिद्धांत है फिर तो फेल हो जाएगा। तो इसका सिद्धांत केवल सूक्ष्मतम कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए ही मान्य है। बोर ने एक बात कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वृत्ताकार कक्ष में घूमता है। क्या घूमता है? वृत्ताकार कक्ष में घूमता है। अगर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्ष में घूमता है तो उसका जो कोणीय संवेग है, देखो ध्यान से, कोणीय MEBR, वो क्या था? NH अपॉन 2 पाई था ना। यानी उसका कोणीय संवेग जो होता है क्वांटीकृत होता है। क्या होता है? क्वांटीकृत होता है। क्वांटीकृत होता है। ऐसा कहा, किसने कहा? बोर साहब ने कहा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन कोणीय वेग से अगर त्वरित होता है वृत्ताकार कक्ष में, तो उसका जो वृत्ताकार कक्ष होता है वो क्वांटीकृत यानी कि फिक्स होता है, यानी वृत्ताकार कक्ष में ही घूमता है। लेकिन हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के अनुसार वृत्ताकार कक्ष किसी परमाणु में नहीं हो सकता, अस्तित्व में ही नहीं है। तो बोर साहब का ना जो सबसे बड़ा जो खंडन किया वो हाइजेनबर्ग साहब ने ये कहकर कह दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है ये अति सूक्ष्मतम कण है। अगर ये किसी भी परमाणु में घूम रहा है तो वो वृत्ताकार कक्ष में नहीं घूमेगा, क्योंकि हम इस इलेक्ट्रॉन की जो पथ है उसे क्वांटीकृत नहीं कर सकते। क्वांटीकृत नहीं कर सकते, अर्थात ये जो है तरंग प्रकृति दर्शाता है। क्या? अगर ये तरंग प्रकृति दर्शाता है तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ऐसे ऐसे करके घूमेगा। समझ में आ रहा है? और क्या ये वृत्ताकार कक्ष है? नहीं, तरंग प्रकृति है तो ये ऐसे घूमेगा। समझ में आया? मैं एक बार फिर से आपको बना करके दिखा दे रहा हूं कि देखो हमारे पास अगर मान लो परमाणु है तो इसके अंदर कौन है? नाभिक के बाहर कौन है? कोश है। तो उसमें भाई साहब इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे करके घूमेगा। ठीक है ना। वृत्ताकार कक्ष में नहीं घूमेगा, ये आपको ध्यान रखना है। यह है कुछ इस तरह से तरंग के रूप में घूमेगा। किसमें? तरंग के रूप में घूमेगा। ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। तो जो बोर साहब थे ना, उसका जो वो वाला था स्टेटमेंट कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो वृत्ताकार कक्ष में घूमता है, उसे खंडित कर दिया हाइजेनबर्ग सिद्धांत ने। ठीक है ना।
तब वो फेल हो गया। क्या हो गया वो? उसी लिए कौन आया? अब आएगा परमाणु का यांत्रिकी मॉडल। क्या आएगा? हाँ, परमाणु का यांत्रिकी मॉडल, परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल। तो लिखो हेडिंग, परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल। समझ आया तुमको वो वाली कहानी क्या थी? नहीं आया? छाप लो फटाफट से उसको। चलो तो डालो हेडिंग, परमाणु का क्वांटम। क्या लिखो हेडिंग आप लोग? लिखो परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल। डालो हेडिंग। ये हमारा क्या है? नया टॉपिक है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। क्या बोलेंगे इसको अंग्रेजी में? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। समझ आ गया? ठीक है ना? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। देखो ये मॉडल क्यों आया? अभी तक बोर साहब ने जो बात किया उसमें कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं हुआ कि इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? तरंग प्रकृति होती है। कहीं बात किया उसने? नहीं बात किया ना। उसकी बात का खंडन कर दिया बकायदा। किसने? श्रोडिंगर साहब ने, हाइजेनबर्ग ने, है ना। श्रोडिंगर साहब तो अब आएंगे। हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया। मतलब ये बताया उसने कि आप एक ही समय पे सही सही स्थिति और वेग का पता नहीं कर सकते। तो बोर साहब का वो वाली बात क्या हो गई? फेल हो गई, जिसमें उसने कहा था कि उसका कोणीय संवेग क्वांटीकृत होता है, यानी इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्ष में घूमता है। ठीक है ना। उस बात का खंडन कर दिया। किसने? हाइजेनबर्ग साहब ने। और एक कौन आया था? दे ब्रोगली ने सिद्ध कर दिया था कि जो पदार्थ होते हैं, जो कण होता है, इलेक्ट्रॉन खास करके, वो यानी द्वैत व्यवहार दर्शाता है, तरंग प्रकृति भी और कण प्रकृति भी। तो ऐसे मॉडल पे विचार किया, एक ऐसा मॉडल बनाना चाहा वैज्ञानिकों ने जिसमें क्या हो सके? तरंग प्रकृति हो सके। क्या हो सके? तरंग प्रकृति हो सके। किसकी? इलेक्ट्रॉनों की। बड़े कण की बात नहीं होगी यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है ना, इनकी बात होगी केवल। तो सूक्ष्मतम कण के लिए बात हो रही है। तो मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा आपको कि ऐसे मॉडल का विचार किया गया जो क्या हो? अनिश्चितता सिद्धांत के अनुरूप हो। क्या हो? अनिश्चितता सिद्धांत के अनुरूप हो। समझ आया तुमको? तो लिखो इसके अंदर ऐसा परमाणु मॉडल, वैज्ञानिकों ने ऐसा परमाणु मॉडल दिया। लिखो वैज्ञानिकों द्वारा ऐसा परमाणु मॉडल जो क्या हो? जो द्रव्य की द्वैत प्रकृति, जो द्रव्य की द्वैत प्रकृति तथा अनिश्चितता सिद्धांत के अनुरूप था, मतलब उसका सपोर्ट में था। ठीक है ना। तब जाकर कौन भाई साहब आए? श्रोडिंगर भाई साहब आए। कौन आए? श्रोडिंगर ने फिर क्या करा? सैद्धांतिक परमाणु मॉडल दिया। भाई रदरफोर्ड साहब ने तो एक्सपेरिमेंट किया था, तब जाकर के पता लगा था कि उसमें न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन होता है ना, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो घूमते हैं। तो वो सफल भी हुआ, काफी सफल भी हुआ। फिर बोर साहब आए, उसने बहुत कुछ किया उसके बारे में। लेकिन अब जो आ रहा है वो मेन मॉडल आ रहा है, मेन मॉडल जिसमें तरंग प्रकृति को दिखाया गया है। किसके? इलेक्ट्रॉन के। ठीक है ना। द्वैत व्यवहार,
या द्वैत प्रकृति दिखाया, किसका? इलेक्ट्रॉन का। उसमें अनिश्चितता का सिद्धांत भी शामिल किया, ठीक है ना, फिर बनाया। तो लिखो लिखो क्वांटम यांत्रिकी एक सैद्धांतिक विज्ञान है। क्या बोला मैंने? क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम यांत्रिकी एक सैद्धांतिक विज्ञान है। वो लिख गया था ना, ठीक है। क्या लिखा था मैंने? क्वांटम, फिर लिख लो यांत्रिकी मॉडल एक सैद्धांतिक, क्या बोला मैंने? सैद्धांतिक विज्ञान है, सैद्धांतिक विज्ञान है, जिसमें अति सूक्ष्म, जिसमें अति सूक्ष्म कणों, वो कण कौन हो सकते हैं? जैसे इलेक्ट्रॉन आदि, ठीक है ना, जैसे इलेक्ट्रॉन आदि की गति का इलेक्ट्रॉन आदि की गति का अध्ययन किया जाता है। क्या? अध्ययन, स्टडी, जैसे विज्ञान अध्ययन है, स्टडी करने वाला चैनल, ऐसे ही गति का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना, अध्ययन किया जाता है, जिनमें तरंग तथा कण प्रेक्षित गुण विद्यमान है। क्या है? विद्यमान है। कण प्रेक्षित गुण विद्यमान है। समझ में आया कि नहीं आया? कण प्रेक्षित, कण के समान प्रेक्षित गुण लिखो, है ना, इसमें लिखो कण के समान। क्या लिखो? इसमें लिखो कण के समान, है ना, इस पे लगा दो, कण के समान प्रेक्षित करने योग्य गुण क्या हो? विद्यमान हो। क्या हो? विद्यमान हो, मतलब कण जैसा गुण हो जिसमें विद्यमान हो। समझ आया सबको? ठीक है ना। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? तरंग यांत्रिकी मॉडल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ठीक है ना। इस मॉडल को तरंग यांत्रिक मॉडल भी कहते हैं। समझ में आया? क्या कहते हैं इसको? तरंग यांत्रिक मॉडल कहते हैं। फटाफट से कॉपी करो, ठीक है ना, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे। समझ में आया? ठीक है ना। क्या होता है? लिखो, इस मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन कक्षक में तरंग की तरह, क्या बोला मैंने? तरंग की तरह गति करता है और उसके आयाम समझते हो? अंग्रेजी में बोलते हैं एम्पलीट्यूड। उसके एम्पलीट्यूड तरंग फलन कहलाता है। क्या कहा मैंने?
तरंग फलन, ठीक है भाई, तरंग फलन कहलाता है, तरंग फलन कहलाता है, कहलाता है। इसे क्या करते हैं, तरंग फलन को, देखो ध्यान से ध्यान देना, तरंग फलन को साइंस से क्या करते हैं, साइंस से निर्दिष्ट करते हैं, निर्दिष्ट मतलब दर्शाते हैं, निर्दिष्ट करते हैं। दिक्कत तो नहीं किसी को आया? एक सिंपल सी बात सुनो, ये जो हमारा परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल है, ये सीधा सीधा किस पर आधारित है? जो उसमें इलेक्ट्रॉन वृत्त कक्ष में घूम रहे हैं उसकी तरंग प्रकृति पर, ठीक है ना, आधारित है। इसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो तरंग की तरह कक्ष में घूमता है, कक्ष में। एक बात ध्यान रखना, इसने ये नहीं कहा कि वृत्तीय कक्ष में घूमता है, वृत्तीय कक्ष का तो खंडन कर चुका है कौन, हाइजेनबर्ग। इसने कहा कक्ष में घूमता है लेकिन तरंग की तरह घूमता है, ठीक है ना। तो इसी चीज को देख करके श्रोडिंगर भाई साहब एक वैज्ञानिक हैं जिसने इस मॉडल को प्रस्तुत किया है। कौन है भाई साहब, है वो श्रोडिंगर, उसी ने दिया है। इससे पहले आप देख लो, आप ये जानते हो ना कि कोई वेव कैसे बहता है, चलता है कैसे, कोई वेव तरंग, हाँ भाई तरंग कैसे चलता है, याद है आपको, समझाए थे हम पहले, ऐसे ऐसे चलता है। तो इसकी ये जो ऊंचाई होती है इसे क्या कहते हैं, आयाम, क्या बोलते हैं, इसे आयाम कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। समझ में आया, आयाम कहते हैं इसका, हम लोग आयाम कहते हैं इसे हम लोग, हाँ जी। इसे बोलते हैं साई, PSI, साई कहते हैं इसको, तरंग फलन को दर्शाता है। ये आयाम क्या है, तरंग फलन क्या है, तरंग फलन किसका, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन जो कक्ष में घूम रहा है तरंग की भांति वो, ठीक है ना, इस तरंग पर आधारित है। आगे देखना जब मॉडल आएगा ना परमाणु का, ये तो अभी आ ही रहा है, सॉरी परमाणु का नहीं, अणु का। आप इस अध्याय में क्या पढ़ रहे हो, परमाणु का मॉडल। चौथे अध्याय में क्या समझेंगे, अणु का मॉडल, अणु कैसे बनते हैं, उसके लिए अलग अलग फिर से वैज्ञानिक आएंगे। कौन आएंगे, जैसे यहाँ पर आ रहे हैं ना अलग अलग वैज्ञानिक आ रहे हैं, थॉमसन साहब आए, रदरफोर्ड साहब आए, बोर साहब आए, हाइजेनबर्ग साहब ने कुछ अगर कह दिया फिर, अच्छा हाइजेनबर्ग और दे ब्रोगली ये तो बेचारे बोर को फेल करने के लिए आ गए, इसलिए आ गए, उसकी लंका लगाने के लिए आ गए, तरंग प्रकृति बता दी है ना, हाइजेनबर्ग ने, सॉरी दे ब्रोगली ने, तरंग होता है। हाइजेनबर्ग साहब आए, नू कह दी, ओए बोर तूने कहा था ना कि इलेक्ट्रॉन घूमता है वृत्तीय कक्ष में, वृत्तीय कक्ष में नहीं घूमता है, वृत्तीय कक्ष में वो तरंग की जैसे घूमता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। और क्वांटीकृत नहीं होता है संवेग, ये कह दिया और उसको डिस्कार्ड कर दिया। अब बाकी आगे बोर ने और भी बहुत कुछ खोज करा था परमाणु के बारे में, वो तुम लोग आगे सीखोगे हायर लेवल पे, ठीक है ना, BSc वगैरह में जाकर के, ठीक है ना, वहां पर आएगा फिर से, किसमें, केमिस्ट्री में, हायर केमिस्ट्री में, ठीक है ना। फिलहाल आप यहाँ पर 12th क्लास का सीखो, 12th और 11th का सीखो, ठीक है ना। देखो लिखो श्रोडिंगर का तरंग समीकरण, हेडिंग बनाओ। श्रोडिंगर भाई साहब आगे, कौन आगे, श्रोडिंगर नाम है, श्रोडिंगर, श्रोडिंगर देखो लिखते हैं, श्रोडिंगर का तरंग समीकरण उसी ने दिया था, इक्वेशन दिया उसने। इसका नाम की स्पेलिंग बड़ी खतरनाक है, SCH, श्रोडिंगर, ठीक है ना, नाम बहुत मस्त है, श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन, समझ में आया, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर का तरंग समीकरण, समझे आप लोग, श्रोडिंगर का तरंग समीकरण। देखो इसने एक इक्वेशन दिया है बहुत ही मस्त, लंबा सा है, उसी को हल करा तब निकला क्वांटम संख्याएं। क्या निकला, जो आप पढ़ते हो ना 4 क्वांटम संख्याएं, जो आपके स्कूल में ऐसे हवा में समझा दिया, वो क्वांटम संख्याएं कहां से निकलेगी, श्रोडिंगर के समीकरण को हल किया गया,
हाइड्रोजन परमाणु के लिए पूरी तरह से हल कर दिया, लेकिन जो हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी परमाणु हैं उसके लिए पूरा हल नहीं हो पाया। तो अब हम यहाँ पर वही लिखेंगे, श्रोडिंगर का समीकरण, ठीक है ना। लिखो फटाफट से। तो श्रोडिंगर का जो समीकरण है उसे डिटेल में अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। इस क्लास में आप केवल इतना ही रखो, मजा आएगा, ठीक है ना। चारों क्वांटम संख्याएं कैसे निकल के आती है, चार होते हैं, कौन कौन सी क्वांटम संख्याएं चारों श्रोडिंगर के समीकरण को हल करने से आता है। पहला आता है मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरा क्या आता है दिगंशी क्वांटम संख्या, उसके बाद क्या आता है चुंबकीय क्वांटम संख्या, और उसके बाद आता है परचक्रण क्वांटम संख्या, ठीक है ना। चारों क्वांटम संख्या हमें पढ़ना है, मजा आ जाएगा, ठीक है ना। पढ़ाऊंगा श्रोडिंगर का तरंग समीकरण से, है ना, कैसे निकलता है सब बताऊंगा, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, सब मन कर रहा हो तो, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।